guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। तो भाई आज से हम विजन आईएएस के करंट अफेयर्स की पीटी 365 जो 2022 के लिए उसे करेंगे। तो पहली पीटी जो हम आज करने वाले हैं वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। आइए चलिए शुरुआत करते हैं, पर शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए चलिए अब हम यहाँ पे चीज़ों को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी पुरानी तरीके से पिछली बार की तरह ही मैं इसे भी फटाफट से कंप्लीट करा दूं। देखिए सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो है इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक मेन हेडिंग है इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर हम पहले सब हेडिंग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। क्या पढ़ेंगे? लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। अब एक्चुअली में ये लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर न्यूज में क्यों रहा, पहले ये जानते हैं। हुआ क्या कि हरियाणा की सरकार ने यहाँ पे चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का था कि यहाँ पे जो 75% कोटा है प्राइवेट जॉब्स में लोकल्स के लिए, इस पे अभी रोक लगाई जाए। तो आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो भाई न्यूज के बारे में थोड़ी जब हम और बात जानेंगे तब इस बात को समझ पाएंगे। देखिए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट जो 2020 का है, ये फोर्स में आया 15 जनवरी 2022 को। हुआ क्या कि हरियाणा कोई पहली स्टेट नहीं है हमारे देश के अंदर जो इस तरह का कोई काम कर रही है। कुछ दूसरी भी हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, कर्नाटका हो गई, मध्य प्रदेश हो गई। इन्होंने भी ऑलरेडी कोशिश करी है कि ये प्राइवेट जॉब्स को रिजर्व करें लोकल लोगों के लिए जो वहां रहते हैं। बट सारे ही जो है वो चीजें करने में इनको बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिले। अब मैं अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताती हूँ, हाँ पहली चीज तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी बताती हूँ कि एक्चुअली में क्या है इशू जो लेजिस्लेशन का है फॉर द सन्स ऑफ द सॉइल। मतलब सन्स ऑफ द सॉइल इसलिए कहते हैं कि भाई जैसे लोकली कोई बंदा रह रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब में उसका हक हो, ऐसा रिजर्वेशन हो कि भाई 75%, अभी बात जैसे चल रही है परसेंटेज की, तो 75% जो जॉब्स हैं वो वहाँ के लोकल बंदे के लिए रिजर्व कर दी जाए। तो अगर इस तरीके की बातें हैं तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और आपको बताऊं ऑन द इशू ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर द सन्स ऑफ द सॉइल। देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ लिखी नहीं मिलेंगी, बट एक्सप्लेनेशन मेरा इतना जबरदस्त होगा कि आप यूं ही इस चीज को समझ जाओगे। देखिए जो ये 2020 की अनाउंसमेंट थी ना मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कि सारी ही जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब जो लोग वहां पैदा हुए हैं, वहां के लोकल हैं, उनके लिए यहाँ हो। तो इस पे सवाल उठता है फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी पे। ये सब एक समान है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास इक्वालिटी का, तो इस पे सवाल उठता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो इशू को लेके है लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल को लेके, वो आपको समझाती हूँ क्या है। पहला आता है आर्टिकल नंबर 16। तो 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 गारंटी करता है कि भाई हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे लॉ के अंडर इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे रोकता है स्टेट को कि वो कोई भी भेदभाव ना करे ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस को लेके कि बंदा कहाँ रहता है या कहाँ पैदा हुआ। उसके बाद आर्टिकल 16 का पार्ट 2 आता है दोस्तों। इसमें लिखा है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, मतलब समझो कोई भी सिटीजन सिर्फ रिलीजन के माध्यम, रिलीजन की वजह बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डेसेंट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेसिस पे, इनमें से किसी पे भी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब स्टेट के अंदर इन सारे बेसिस पे किसी के साथ आप कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इनएलिजिबिलिटी करार नहीं कर सकते हो। और प्रोविजन ये सप्लीमेंटेड है कोई दूसरे क्लॉजेस से भी जो कि संविधान के अंदर लिखे हैं, और जो क्लॉज भी गारंटी करते हैं किसको दोस्तों? इक्वालिटी को। फिर एक आता है आर्टिकल नंबर 16 का पार्ट 3। ये कहता है कि एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है ये बात कह के कि पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है।
क्या कर सकता है, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है प्रिस्क्राइब करके कि भाई रिक्वायरमेंट है रेजिडेंस फॉर जॉब्स की इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस कि भाई एक जॉब ऐसी, मतलब पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया कि हम ऐसी एक जॉब भी कर सकते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो उस जगह पे रहते हैं। तो ये जो पावर है ना, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 16 पार्ट 3 ये कहता है। तो अब बात ये आती है कि आपने इतना कुछ देख के ये समझा होगा कि संविधान देखिए रोक लगा रहा है यहाँ पे रिजर्वेशन पे जो बेस्ड है ऑन द डोमिसाइल। तो ऐसा क्यों? देखिए, एक ऐसा कॉमन सिटीजन से मैं आपको बताऊं तो सिटीजन्स को आज़ादी होती है कि वो आराम से किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में घूम सके, हम और आप ये बात जानते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है प्लेस ऑफ बर्थ की कि तुम कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहते हो, ये क्वालिफिकेशन नहीं होती अगर किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को कोई बंदा लेना चाहता है स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी है। अब यहाँ पे देखिए, जस्टिस स्टैंड ऑन द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल। तो 1984 में क्या हुआ था कि इन डॉक्टर प्रदीप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो कोर्ट है उन्होंने अपनी ओपिनियन ये जताई कि जो ऐसी पॉलिसीज होती है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन होती हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट, है ना, पूरी तरह से रूल नहीं करा इस पे, क्योंकि जो केस था वो एक अलग एस्पेक्ट था राइट ऑफ इक्वालिटी का। फिर एक जजमेंट आती है 2002 में। 2002 में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार किया अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट टीचर्स का राजस्थान के अंदर, जिसमें स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो है इसने प्रेफरेंस दी थी किसको, एप्लीकेंट्स को जो डिस्ट्रिक्ट के या फिर रूरल एरियाज के बिलोंग कर रहे थे उसी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने इनवैलिड करार किया। फिर एक 1995 में भी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया कि जो ऑब्जर्वेशन है ये वाले केस की, प्रदीप जैन वाले केस की, हाँ प्रदीप जैन वाले केस की, टू स्ट्राइक डाउन अ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी जो अग्री करती है 5% एक्स्ट्रा वेटेज कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे स्टडी करते हैं तेलुगु को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेके। और 2019 अभी रिसेंट जजमेंट क्या थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया था, जिसमें प्रेफरेंस दी जा रही थी उन औरतों को जो ओरिजिनल रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश की ही सिर्फ। तो ये तो हमने इतिहास की बात कर ली। अच्छा, तो अब आपको आई होप बहुत तरीके से क्लियर हो गया होगा कि लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को लेकर न्यूज़ क्या है और एक्चुअली में क्यों रोक लगाई जा रही है और क्या हमारी पास्ट की जजमेंट्स नहीं है इसके रेफरेंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसको समझेंगे हम पूरी तरीके से। देखिए, न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना। तो न्यूज़ में दोस्तों इस वजह से रहा ये बात क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव करा है एक एक्सटेंशन टर्म का, किसके, जस्टिस रोहिणी कमीशन के बाय 6 मंथ्स। हाँ, अब थोड़ा समझते हैं क्या है क्या नहीं है ये बात। हाँ, कैसे कर दिया। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, पहले न्यूज समझ गए आप क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन बाय 6 मंथ्स। अब थोड़ा सा जानते हैं क्या है क्या नहीं है। रोहिणी ओबीसी रिजर्वेशन का बैकग्राउंड समझते हैं। फर्स्ट, बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी 1953 में अंडर काका कालेकर। किसके अंडर, अंडर काका कालेकर, और ये 1953 की बात है दोस्तों। फिर आई बात 1979 में जब सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाया गया अंडर बीपी मंडल। फिर आई बात 1992 की जब 27% रिजर्वेशन रखा गया अंडर आर्टिकल नंबर 16 पार्ट 4 के तहत। और फिर आई बात 1992 की ही जब इसमें क्रीमी लेयर जो क्राइटेरिया था उसे इन्वोक कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा सोहानी जजमेंट जो कि 1992 में निकाली गई थी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में कुछ कहानी। बहुत गौर से सुनिएगा, सही से समझिएगा। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाई एक 4 मेंबर की कमीशन जिसे हेड करा गया बाय जस्टिस जी रोहिणी। कब बनाई, 2017 में बनाई, अंडर आर्टिकल नंबर 340 के तहत बनाई। अब आप कहेंगे एम क्या था मैम इसका। एम ये था कि यहाँ पे जो इक्विटेबिलिटी है ना,
बेनिफिट्स को शेयर करने की ओबीसीज के बीच में, कि सारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके बीच में जो फायदे हैं ये इक्वल तरीके से शेयर हो, इसको लेके यहाँ पे इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। देखिए जो ओबीसी है, इसे आप ये जो ओबीसी कहते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, हाँ, ये कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं आप। यहाँ पे सरकार जो है वो कलेक्टिव टर्म यूज करती है ताकि क्लासिफाई कर सके कास्ट को जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांस्ड है। हाँ, ओबीसीज को आप कहते हैं ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब सोसाइटी में भी और पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी, दोनों ही काफी बैकवर्ड है। अब आर्टिकल नंबर 340 जो है संविधान का, वो उसमें कंडीशंस हैं कि आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हो, जो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को लेके। तो याद रखिएगा आर्टिकल 340 क्या कहता है, अगर आपने कहीं पे भी मैप वगैरह चिपका रखा है तो उसमें प्लीज इस चीज को मार्क कर लीजिए। अब बात आती है यहाँ पे कि मैंडेट ऑफ द कमीशन। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैंडेट ऑफ द कमीशन आपको समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इसका काम क्या है, एग्जामिन करना कि किस हद तक इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स का रिजर्वेशन के। इसका मतलब कि 27% रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में है, और कितना यहाँ पे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिजर्वेशन का कास्ट या कम्युनिटीज के बीच में। अगर हम सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में से देखें तो उनके अंदर कितना, कैसे सबको प्रोवाइड हो रहा है रिजर्वेशन। अच्छा, वर्क आउट द मैकेनिज्म क्राइटेरिया, है ना, उस पर काम करें, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्राइटेरिया है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच लें ताकि सब कैटेगराइजेशन प्रॉपर हो सके। जो ओबीसीज का, उस पर काम आपको प्रॉपर करना है। कमीशन ने यहाँ पे प्रपोज करा कि ओबीसीज को डिवाइड करा जाए 4 सब कैटेगरीज में। नंबर होगा 1, 2, 3 एंड 4, एंड इसे स्प्लिट करें, ये जो 27% है ना, इसको स्प्लिट करा जाए 2, 6, 9 एंड 10% के हिसाब से। एनसीबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी के हिसाब से, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगी कि ये क्या है क्या नहीं है, इसके हिसाब से कुछ 11 स्टेट्स और यूटीज जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तो इन्होंने सब कैटेगराइज कर दिया है इन ओबीसीज को रिजर्वेशन के लिए अपनी स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये तो बात हो गई। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा सा एनसीबीसी के बारे में भी बताइए। देखिए एनसीबीसी जो है इसे सेटअप किया गया था, ये एनसीबीसी एक्ट 1993 के तहत, अब एक्ट के तहत किया गया था, इसका मतलब कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद 102 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को यहाँ पे करा एज पर आर्टिकल नंबर 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अच्छा, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ये पैनल? देखिए अगर मान लो कोई दुख दर्द है जो कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन को लेके है, रिजर्वेशंस के, इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस के, वायलेंस वगैरह के लोगों को, तो ये कमीशन के पास ले जाया जा सकता है। तो उसके साथ ये यहाँ पे इंक्वायर करती है कंप्लेंट्स को, कि अगर मान लीजिए कोई राइट्स या सेफगार्ड्स दबाए जा रहे हैं तो ऐसी कंप्लेंट्स को भी ये एग्जामिन करती है, देखती है, इंक्वायर करती है। अच्छा, एक बात मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि एक जजमेंट के अंदर जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इन्वोक किया था। तो आप कहेंगे मैम क्रीमी लेयर होती क्या है? देखिए क्रीमी लेयर वो होती है कि एक ऐसा हाउस होल्ड जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा हो, तो ये मतलब एलिजिबल नहीं होता किसी भी रिजर्वेशन के लिए। किसी भी रिजर्वेशन के लिए ऐसा घर एलिजिबल नहीं होता। और ये जो टर्म है क्रीमी लेयर का, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था संथानम कमीशन के द्वारा 1971 में। दूसरी कंडीशंस भी क्या होती हैं जो रिजर्वेशन को लेके हैं, लेट डाउन थी इन द इंदिरा सोनी केस? पहला, रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। दूसरा, 50% कैप हो वर्टिकल रिजर्वेशन पे। और तीसरा कि देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। अब आगे थोड़ा मैं और चीजें आपको इसके अंदर बताती हूँ कि अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम इतना टाइम हो गया, तो डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं विद रिगार्ड टू 102 अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया है। 102 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को यहाँ पे इसे बना दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। किसे बना दिया? देखिए ये समझिएगा, क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि एनसीबीसी जो है
एनसीबीसी इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे सेटअप किया गया था और 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया एज पर आर्टिकल नंबर 338 पार्ट बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू 102nd अमेंडमेंट एक्ट समझते हैं। देखिए 102nd अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे वैसे मैंने बताया आर्टिकल नंबर 338 पार्ट बी डाला और साथ में 342 पार्ट ए डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आप कहेंगे मैम इन दोनों आर्टिकल के अंदर क्या आता है? तो आर्टिकल 338 पार्ट बी जो है वो डील करता है स्ट्रक्चर से, ड्यूटीज से, पावर से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कमीशन की। और आर्टिकल नंबर 342 ए जो है वो यहाँ पे दो क्लॉजेस से डील करता है। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप नोटिफाई कर सकते हो एक क्लास को एज SEBC और उसके साथ यहाँ पे पावर है पार्लियामेंट की कि आप ऑल्टर कर सकते हो सेंट्रल SEBC लिस्ट को भी। अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिसेंटली फ्रेम करा एक अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर ये वाले को, दूसरे वाले को 342 ए वाले को, और ये अमेंडमेंट जो था 127th अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे जो है फ्रेम करा गया। इसके अंदर क्या डाला गया कि अब दो क्लॉज तो हमने समझ लिया इसके अंदर है, एक तीसरा क्लॉज डालने की इसके अंदर बात थी। हाँ, आर्टिकल नंबर 342 ए पार्ट 3 के तहत, हाँ, कि हम जो पावर है स्टेट्स की कि वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं ओबीसीज को, ये भी इंक्लूड करेंगे ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट के अंदर, कि स्टेट्स भी तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकती हैं ओबीसीज को। तो अभी तक क्या था? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट फ्री थी डिसाइड करने के लिए कि कौन सी स्टेट जो है, कौन सी कास्ट जो है वो पार्ट होगी ओबीसी लिस्ट का इनकी खुद की स्टेट में, और अलग अलग यहाँ पे ओबीसी लिस्ट जो है वो ड्रॉ करी जाती थी सेंट्रल और हर एक स्टेट कंसर्न के द्वारा सिंस 1993, है ना। तो ये पावर रिस्टोर करने के लिए बात करी जा रही है यहाँ पे इनके द्वारा फिर से, ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए ओबीसीज को। अब देखिए आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 4, आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 5 और आर्टिकल नंबर 16 का पार्ट 4 ये पूरी तरह से कन्फर करता है पावर स्टेट पे टू आइडेंटिफाई एंड डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने रूल किया था मराठा रिजर्वेशन के ऊपर, इन्होंने ये कहा कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर समझिए, सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी को एज ओबीसी, एंड वो भी रिकमेंडेशन लगेगी यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने रिमार्क करा कि यहाँ पे जो है देयर बीइंग फ्यूचर इन द सिंगल लिस्ट ऑफ ओबीसीज, ये इशू करा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और उस पर रिकमेंडेशन लगेगी किसकी? एनसीबीसी की, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। तो काफी टिपिकल चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज आपको बताती हूँ मैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको ओवर करेंगे। देखिए रिलेटेड न्यूज क्या है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज ओबीसीज, और आपको बहुत अच्छे से पता है ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे कोटा पाएंगे अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज के तहत। और यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अनाउंस करा है क्या? 27% रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए और 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए AIQ स्कीम में, किसके लिए? फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्टेट रन मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर। AIQ स्कीम जो है ना, इसे मालूम है कब लाया गया था? इसे लाया गया था 1986 में दोस्तों, फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज मिले स्टूडेंट्स को किसी भी स्टेट के कि वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। इसके अंदर 15% है अंडर ग्रेजुएट सीट्स और 50% है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में। इनिशियली यहाँ पे देखिए कोई रिजर्वेशन नहीं था AIQ स्कीम में 2007 तक, लेकिन 2007 में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए 15% AIQ सीट्स में रखा गया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% AIQ सीट्स में रखा गया इस स्कीम के तहत। अब देखिए आर्टिकल 15 और स्पेशल प्रोविजंस एजुकेशन की जानते हैं। आर्टिकल 15 पार्ट 5 जो है ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो सिटीजन्स के हैं उन्हें एडवांस करने के लिए, एंड और या फिर आप कह सकते हो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को फॉर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए।
तो ये जो प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 15 पार्ट 5 उस पे बेस करके 27% ओबीसी रिजर्वेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है वो होगा, जैसे इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब के सब इंप्लीमेंट करा गया था कब, कि ये जो रिजर्वेशन है वो 2006-7 में इंट्रोड्यूस किया गया कि हम जो है अब रिजर्वेशन देंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के तहत भी, अंदर भी। बट इसके अंदर मेडिकल और डेंटल कोर्स सीट्स नहीं आ रही थी उस वक्त तक भी अंडर द ऑल इंडिया कोटा फॉर ओबीसीज इन स्टेट्स। अब ये बात 2019 की है दोस्तों, कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन जो आपका ईडब्ल्यूएस है इन्हें एक्सटेंड किया गया हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अंडर आर्टिकल 15 पार्ट 6 और सबसेक्शन बी के तहत। ठीक है, तो बट लेकिन देखिए, बट इट ऑल्सो एक्सक्लूडेड मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज, इसमें भी मेडिकल और डेंटल कोर्सेज को एक्सक्लूड किया गया था ऑल इंडिया कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब देखिए एक बात ये भी आती है, रिजर्वेशन ओबीसीज का क्या है लोकल बॉडी पोल्स में, तो सेंटर ये कंसिडर करती है कि एक रिव्यू पिटीशन यहाँ पे लेकर आए बिफोर सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि यहाँ अलाउ किया जा सके पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी ओबीसीज का लोकल बॉडीज में एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉर द टाइम भी, जब तक के लिए स्टेट जो है वो कंप्लाई कर रही है ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया के साथ में। देखिए पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था कि हम यहाँ पे स्ट्राइक डाउन करेंगे जो 27% रिजर्वेशन मिलता है ना अदर बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में लोकल बॉडीज के अंदर। ये जो है किया गया था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसे हम स्ट्राइक डाउन करेंगे ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उस पे ये जो बेस थे वो बेस थे कृष्णा मूर्ति जजमेंट पे, जो इस बात पे स्ट्रेस डाल रहे थे कि जो भी रुकावटें आती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ये सेम कैरेक्टर की नहीं होती, क्योंकि बैरियर जो है वो लिमिट करते हैं, रोक लगाते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के एक्सेस पे। अब आप कहेंगे कि मैम ये ट्रिपल टेस्ट क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट करने की बात कह रही है। देखिए ट्रिपल टेस्ट सीरीज के अंदर जो आता है, ट्रिपल टेस्ट के अंदर जो आता है वो आता है कि हम एक डेडिकेटेड कमीशन बनाएंगे जो पूरी कंटेम्पोरेनियस मतलब प्रॉपर रिगरस तरीके से एम्पिरिकल इंक्वायरी करेगी, प्रॉपर एकदम घुस के इंक्वायरी करेगी कि क्या नेचर है, क्या इम्प्लीकेशन है बैकवर्डनेस के एज रिगार्ड्स लोकल बॉडीज विद इन द स्टेट्स। और दूसरी बात ये आती है कि स्पेसिफाई करेगी प्रपोर्शन क्या है रिजर्वेशन का ना, क्या जरूरत है टू बी प्रोविजंस लोकल बॉडी वाइज एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। और तीसरा कि रिजर्वेशन जो है वो एग्रीगेट टोटल 50% सीट्स रिजर्व है ना इन फेवर ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसीज, तो ये सब एक साथ अगर ले लोगे तो 50% आता है। ठीक है, तो ये जो है रिजर्वेशन इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी अगर इस तरह की शॉर्ट पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल वगैरह को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चंस वगैरह डालती रहती हूँ। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं रेगुलर न्यूज़ अपडेट करती रहती हूँ। और बाकी फेसबुक तो जिंदाबाद, जहाँ पे आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगे। बाकी इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप मेरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।